बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लैब के इस वीडियो लेक्चर में आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या है? द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियर काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स। न्यूक्लियर काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स मींस कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं न्यूक्लियर काउंट्स या रेडिएशन को काउंट कर रहे हैं, तो इन द सेम इन्वायरमेंट सेम टाइम के अंदर हमें बैकग्राउंड या किसी भी एक सोर्स से एट अ टाइम जो है वो डिफरेंट काउंट्स मिल रही होती हैं। अगर हम उसी टाइम इंटरवल 5 मिनट के लिए अगर हम बैकग्राउंड काउंट्स ले रहे हों या सोर्स से काउंट ले रहे हों, तो हर 5 में हमारे पास वैल्यूज एक जैसी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि हर इंटरवल के अंदर हर 5 मिनट के बाद हम जब काउंट्स लेते हैं तो डिफरेंट आती हैं। तो इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स। अब उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। सिस्टमैटिक एरर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिस्टमैटिक एरर्स कंट्रोल द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। ये आप देखते आते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो एरर है सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। वो आपकी मेजरमेंट को की एक्यूरेसी को कंट्रोल करता है। जितना सिस्टमैटिक एरर ज़्यादा होगा उतनी एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट क्या होगी, कम होगी। जैसे कि आप 9th-10th में भी डिस्कस करते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है। हर स्टूडेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर आता है जिसको जैसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे कि आप डिस्कस कर चुके होंगे 9th-10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी वर्नियर कैलिपर के अंदर भी आपका लीस्ट काउंट होता है। इसी तरह स्क्रू गेज के अंदर भी लीस्ट काउंट होते हैं। तो ये लीस्ट काउंट जो है वो लिमिटेड कर देता है आपकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को। Thus, if the systematic error are small, जितना systematic errors कम होगा, if you can mathematically correct for them, or if you can mathematically correct them, या तो वो systematic error कम हो या आप उसको mathematically correct कर सकते हैं, then you will obtain an accurate, यानी कि जितना आपका systematic error कम होगा या आप उसको mathematically जितना कम कर सकते हैं, तो आपके पास उतनी ही आपके पास आउटपुट जो वैल्यू आएगी वो या मेजरमेंट क्या होगी उतनी एक्यूरेट होगी और ट्रू होगी। The precision of the experiment on the other hand is related to the random error, जबकि जो precision of experiment होते हैं उसका ताल्लुक होता है random error के साथ। आप देखते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है, जो बात में पहले कह रहा था कि एक ही एक्सपेरिमेंट एक ही इन्वायरमेंट के अंदर आप रिपीट करते हैं। जैसे कि आप 9th-10th या फर्स्ट ईयर में जब एक ही इन्वायरमेंट के अंदर वैल्यू ऑफ जी पेंडुलम के थ्रू मेजरमेंट करते हैं और पेंडुलम की लेंथ भी नहीं चेंज करते हैं, तो आपको हर दफा जी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। तो ये जो एरर आता है वो सिस्टमेटिक एरर नहीं होगा, रैंडम एरर होगा। तो यहाँ पर किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मेजरमेंट हम लेते हैं उसकी प्रिसीजन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? रैंडम एरर के ऊपर डिपेंड करती है। The precision of a measurement is directly proportional to the to related to the uncertainty in the measurement। किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं उसकी प्रिसीजन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है। अनसर्टेनिटी मीन एरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंडम एरर आर दी स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग अ मेजरमेंट। रैंडम एरर क्या होता है? स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन मींस कि आप एक्सपेरिमेंट एक ही इन्वायरमेंट के अंदर कर रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं, जैसे हम जी की बात कर रहे थे, वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेजरमेंट कर रहे हैं एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, एक ही एक्सपेरिमेंट, एक ही पेंडुलम से जिसकी लेंथ भी फिक्स है, तो हमें हर दफ़ा जो है वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिफरेंट मिलती हैं। इफ दीज वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, अगर ये वैल्यू जितनी क्लोज होंगी देन द रैंडम एरर उतना ही क्या होगा, कम होगा। बट इफ दीज वैल्यूज आर नॉट टू क्लोज, अगर ये एक दूसरे के क्लोज नहीं होंगी तो रैंडम एरर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। thus the random error are related to the reproducibility of a measurement, कि अगर किसी भी मेजरमेंट के अंदर किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ही वैल्यू जितनी ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो सकती है, जितनी ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो गया होने का मतलब है कि वो जितनी वैल्यूज क्लोज होंगी तो इसका मतलब ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो रही है। तो जितनी वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस होंगी तो आपका उससे आपका रैंडम एरर उतना ही कम होता चला जाएगा। अब हम ये देखेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी वैल्यूज जो है वो कितनी रिप्रोड्यूस की जा सकती हैं। इसका मतलब ये इसका उससे रिलेटेड है।
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा, हम डाटा को कैसे स्टैटिस्टिकली एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मीन। मीन क्या होता है कि जब हम हमारे पास एक ही, जैसे हम बात कर रहे थे जी की वैल्यू डिफरेंट आती है, तो हम एट द एंड क्या कहते हैं, और उन सब का मीन ले लेते हैं, मीन वैल्यू ले लेते हैं। तो हम इस केस में एनालिसिस करते, हम क्या कर लेंगे, जब हमारे पास एक ही इन्वायरमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी, तो हम क्या करते हैं कि हम उनकी मीन वैल्यू ले लेते हैं। तो मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ द n मेजरमेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट। लेट्स से हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके अंदर उस एक्सपेरिमेंट को n टाइम रिपीट किया, और n टाइम रिपीट करने पर हमारे पास n डिफरेंट वैल्यूज आई। यानी कि फर्स्ट टाइम हमारे पास वैल्यू आई n1, सेकंड टाइम रिपीट करने पर हमारे पास वैल्यू आई n2, थर्ड टाइम हमारे पास रिपीट करने से वैल्यू आई हमारे पास n3, और n टाइम रिपीट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई nm। तो हम क्या करेंगे, एन एवरेज, ये एन बार जो है हमारा एवरेज काउंट या एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय एडिंग n1 n2 अप n3 एंड अप टू nn। और कितनी वैल्यू, कितनी रीडिंग ली है, n रीडिंग ली है। मीन वेयर अगर हमारे पास n10 है, तो हम n10 वैल्यूज को ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड करेंगे। ये एक उसका जनरल फार्मूला है। इसी को हम रीराइट कर सकते हैं, एन बार एवरेज वैल्यू इक्वल टू 1/n इक्वल टू समीशन i1 टू n इक्वल टू ni। तो ये आपका इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, समीशन i1 टू ni से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, जो कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और 1/n जो है ये हमारा पास अलग से हमने शो कर दिया। मीन इज आल्सो कॉल्ड द एवरेज वैल्यू, मीन को हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म हम बात करेंगे डेविएशन। डेविएशन ये होता है कि आपकी जो है, डेविएशन इज द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू, मेजर वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर अब अगर हमारे पास डेविएशन, डेविएशन इसका मतलब है कि आपके हर वैल्यू को, हर मेजरमेंट को हम देखेंगे वो मीन से कितनी डिफर कर रही है। तो इसको हम जैसे यहाँ पर बात करें कि आपकी एक्चुअल मेजरमेंट क्या n1 है, वो n1 जो मीन इस n बार से कितना डिफर कर रही है वो डेविएशन करेगा। तो हर वैल्यू की आपको डेविएशन कैलकुलेट करनी होगी। अगर आपके पास n वैल्यूज हैं तो आपके पास n डेविएशंस आएंगी। तो ये डी आई है, जो हम इसको d1 कह लें, तो d1 क्या होगा, दैट इज द n1 माइनस n बार। इसी तरह d2 क्या होगा, n2 माइनस n बार। यानी कि सेकंड रीडिंग का मीन से कितना डिफर कर रही है वो d2 होगा। फर्स्ट का रीडिंग जो है वो कितना मीन से डिफर कर रही है वो d1 कहलाएगा, वो d1 डेविएशन कहलाएगी। सो एंड सो। तो आपके पास जो है n डेविएशंस आएंगी n रीडिंग के लिए, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन वी ट्राई टू लुक एट द एरर और एवरेज डेविएशन, जब हम एवरेज एरर या एवरेज डेविएशन की तरफ देखते हैं, वैल्यू प्रोबेबली विल बी become zero because we may have both positive and negative values which get cancelled। जब हम एरर की बात कर रहे होते हैं या एवरेज डेविएशन की, एवरेज डेविएशन कितनी होगी, यानी कि डी आई के ऊपर सम लगा के इसको 1/n से डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो भी आएगा। वो कैसे, क्योंकि बहुत सारी जो आपके पास डेविएशन होगी, किसी केस में डेविएशन पॉजिटिव आ रहा होगा, किसी केस में डी आई जो है वो नेगेटिव आ रहा होगा। जब हम इन तमाम डी आईज को सम अप करेंगे तो ये आपके पास जो है नेट जितना भी तमाम डी आईज है उनका सम जो है हमारे पास ज़ीरो आएगा। Yet an average value of the error will be desirable since 6 bits tells us how good the data is in qualitative way। तो यहाँ से हम अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो, इसका मतलब है कि डेविएशन जो हमारे पास ज़ीरो आ रही है, तो हमें इसको एक और वे में एनालाइज करना होगा जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन।
स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आता है, उसको हम डेविएशन, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, एक हमारे पास वेरिएंस कहलाएगा जिसको हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास सिग्मा होता है। तो वन वे इज टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस हमारे पास क्या होगा, d1 जितने डी आईज है उनका स्क्वायर लेकर हम सम अप करेंगे और n-1 से डिवाइड करेंगे। क्यों n-1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें किसी एक को हम एवरेज से डेविएट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो n नहीं बचेंगी, n-1 बचेंगी। तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम रीराइट कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे हमने पीछे n बार पर राइट किया था। जी, तो ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला आ गया। वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है भाई जी। मेजरिंग बैकग्राउंड रेडिएशन। अभी हम एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं गए, हम कुछ उसकी लवाजमात है उनको ज़रा पूरा करें। इन दिस सेक्शन several basic experiments are described to demonstrate the statistical measure nature of the radioactive process, the importance of the statistical method in analyzing data and estimating measurement uncertainties is also covered. अब कह रहा है कि several basic experiments are described to demonstrate the statistical nature of the radioactive process. जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस हो रहे हैं नेचुरली, उनका हम हमारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं कि उनका स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस की इम्पोर्टेंस जो है वो एक्चुअली हमारे पास डाटा को एनालाइज करने और एस्टिमेट करने में कि मेजरमेंट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, ये दो चीज़ें इसमें कवर होती हैं। जीएम ट्यूब जो हमारे पास डिटेक्टर है एक्चुअली रजिस्टर्ड पल्स इवन व्हेन नॉट एक्सपोज टू द रेडियोएक्टिव सोर्स। जो जीएम ट्यूब है हम उसके सामने अगर कोई रेडियोएक्टिव सोर्स ना भी रखें तो भी उसके ऊपर हमारे पास कुछ काउंट्स आ रही होती हैं या पल्स आ रही होती हैं। दीज पल्स आर caused by the nature and man-made radioactive isotopes found in our environment and also by cosmic radiation। ये जो आपके पास जीएम ट्यूब के ऊपर रेडिएशन काउंट्स आ रही होंगी, ये या पल्स आ रही होंगी, ये एक्चुअली कुदरती तौर पर जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं या इन्वायरमेंट में मौजूद है उनकी वजह से होती है, कुछ इंसान के बनाए हुए रेडियो आइसोटॉप्स की वजह से जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, और उसके अलावा इन बैकग्राउंड रेडिएशन का जो काज है वो कॉस्मिक रेडिएशन हो सकते हैं। अब बैकग्राउंड रेडिएशन की बात करें, वेरीज विद द टाइम एंड डिपेंड्स ऑन द लोकल इन्वायरमेंट। बैकग्राउंड रेडिएशन का जो ताल्लुक है ये वो वेरी करती है टाइम के साथ और लोकल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये बिल्डिंग मटेरियल क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल क्या है वो आपकी ब्रिक्स की बनी है। ब्रिक्स कहाँ से ली जाती है, मट्टी से। तो मट्टी के अंदर आपको अगर हम देखें तो रेडियोएक्टिव सोर्सेज मौजूद होते हैं। उसके सबसे जो मेन एग्जांपल है वो रेडॉन गैस है। ठीक है, उसके अलावा जो हम शील्डिंग के ऊपर अफेक्ट, शील्डिंग एंड द वेदर, आपका इन्वायरमेंट वेदर के ऊपर भी डिपेंड करेगा बैकग्राउंड रेडिएशन और शील्डिंग, कि आप रेडियो एक्टिव सोर्स और इनके गिर्द कोई शील्डिंग कर रहे हैं। शील्डिंग जैसे हम बच्चे या आप जर्मी शील्ड, शील्डिंग मीन्स के अपना आपने रेडियो एक्टिव सोर्स के गिर्द कुछ या डिटेक्टर के गिर्द कोई शील्ड जनरेट कर दिया है, तो उससे भी क्या होगा, बैकग्राउंड रेडिएशन कम हो जाएगी, और जितनी शील्डिंग अच्छी होगी उतनी बैकग्राउंड रेडिएशन कम होती चली जाएगी। बैकग्राउंड counts rate counts per second should be recorded before and after carrying out experiment। इसका मतलब है कि हमें ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में भी बैकग्राउंड काउंट रेट मालूम करें, बैकग्राउंड रेडिएशन मालूम करें, एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी बैकग्राउंड रेडिएशन मालूम करें। In the following discussion, the total जितनी भी हमारी ये डिस्कशन हुई है उसमें हम देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ द काउंट रिकॉर्डेड फॉर अ काउंटिंग
period will be indicated by n for counts number n। और बैकग्राउंड जितने भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो बैकग्राउंड काउंट्स हैं वो हम एन से ज़ाहिर करेंगे, और सॉरी काउंट जो है वो सोर्स से जो हम लेंगे उनको हम एन से ज़ाहिर करेंगे, और जो बैकग्राउंड काउंट्स हैं उनको हम एन बी से ज़ाहिर करेंगे। द नेट काउंट रेट इज गिवन बाय द एन आर, जो नेट काउंट रेट है वो हमारे पास एन आर होगा जो कि एन माइनस बी, ठीक है जी। बी इज द बैकग्राउंड रेट है और एन क्या है वो आपका सोर्स की वजह से काउंट्स आ रही हैं। इनको दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब सोर्स अगर एक हमारे पास एनवायरनमेंट की वजह से काउंट्स आ रही हैं 10 और सोर्स की वजह से जो रेडिएशन काउंट्स आ रही हैं वो 100 है, तो इस 100 में बैकग्राउंड की काउंट्स शामिल है। इसका मतलब जो एक्चुअली जो सोर्स की वजह से जो काउंट होगी वो 100 माइनस 10 जो कि 90 होगी। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। लेट्स से टाइम हमने रखा 10 सेकेंड, तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, सोर्स की वजह से काउंट रेट कहलाएगा एन आर। अब एक्सपेरिमेंट जो हमारा एक्चुअली है वो हम उसकी तरफ आते हैं। एक्सपेरिमेंट ए, मेक स्टैंडर्ड setup by the connecting GM tube, connecting system GC and with the detector placed in the optical bench or GM tube stand as shown in the figure। ये फिगर आपको दिखा दी जाएगी, यहाँ पर अभी मेरे पास शो नहीं हुई। तो आप क्या करेंगे, GM ट्यूब के ऑप्टिकल बेंच तो हमारे पास नहीं है, GM ट्यूब का होल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, GM ट्यूब भी लगाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे विद दी कंट्रोल, और उसके GM ट्यूब के नीचे हम सोर्स रख देंगे। और सोर्स रखने से पहले हम बैकग्राउंड काउंट्स ले लेंगे, और सोर्स रखने के बाद दोबारा हम काउंट लेंगे। रिमूव द रेडियो सोर्स, ये कह रहा है कि रिमूव द रेडियो सोर्स फ्रॉम द सोर्स होल्डर एंड सेट द प्री सेट टाइम टू 10 सेकेंड। हम 10 सेकेंड का टाइम सेट करेंगे एंड टेक अ सेट ऑफ द 100 रीडिंग, और 100 रीडिंग लेंगे और उनको टेबुलेट करेंगे एज शोन इन दी टेबल नंबर 3, जैसे आपको ये दिख रहा है। ये अभी यहाँ पर तो 10 रीडिंग शो कर रहा है, हम 100 रीडिंग लेंगे और हर रीडिंग का जो टाइम ड्यूरेशन लेंगे वो 10 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास पहली रीडिंग आ रही है बैकग्राउंड 6, दूसरी भी आ रही 6, तीसरी दफ़ा बैकग्राउंड रीडिंग आ रही 3। तो आप देख रहे हैं कि हर दफ़ा आपको बैकग्राउंड रीडिंग जो है वो डिफरेंट आ रही है, और इनको हमने टेबुलेट कर लिया इन दी फॉर्म ऑफ द टेबल। और इसी को हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ, जो कि ये आप देख रहे हैं। तो पहले जो रीडिंग आ रही है आप देख रहे हैं उसका कितनी आ रही है, ये हम एक्स एक्सेस के अलार्म इंडेक्स जो ले रहे हैं वो काउंट्स ले रहे हैं, कितनी रीडिंग हमने ली है, 10 रीडिंग ली है। तो पहली रीडिंग के अगेंस्ट हम देख रहे हैं हमारे पास जो काउंट्स आ रही है ये एक सेकंड, यहाँ पर ये इसको 6 होना चाहिए था जी, ठीक है जी। ये 6 के राउंड अबाउट। तो इस तरह का आपके पास जो है ये एक्चुअली जो टेबल यहाँ पे पुट हो गया है वो 10 मेजरमेंट्स है फॉर दी टाइम 100 सेकंड के लिए। आप जब 10 सेकंड के लिए ले रहे थे तो 10 सेकंड के अगेंस्ट आपके पास 6 आ रही थी। तो आप अगर हम इनको 20 और 40 के बजाय 6 ये जीरो को कैंसिल कर दें तो ये आपके पास यहाँ पर तक बार शो कर रहा है कि पहली जो रीडिंग आई है वो 6, दूसरी भी आई है वो 6, तीसरी जो आ रही है वो 3 पर आ रही है, यहाँ कहीं यहाँ तक ये बार शो करेगा। तो इस तरह का जो है आपके पास बार ग्राफ प्लॉट होकर आ जाएगा। ये बार ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये जितना डिफरेंस आप यहाँ पर इससे नज़र आ रहा है कि हमारे पास जितनी रीडिंग है वो ऑलमोस्ट जो है वो एक दूसरे के क्लोज है, रिपीटेड रीडिंग आ रही है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम होगा। तो इस केस में हमारे पास अगर हम एवरेज जो आएगा, ये एक्चुअली जो हम बार ग्राफ शो कर रहे हैं वो 100 टाइम के लिए शो कर रहे हैं। तो 100 टाइम के लिए जो बार ग्राफ प्लॉट हो रहा है और जो टेबुलेटेड टेबल होगा उनमें देखा जाए तो वो रिपीटेडली रीडिंग आ रही है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत कम है इनका। इसका मतलब है जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो भी इनके करीब करीब होगा और जो डेविएशन आएगा इसके वो कम आएगा, ठीक है जी।
ये आप नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट टू हैव अ लार्ज डाटा। अब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे अगेन फॉर 100 सेकेंड। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं इसमें हम 100 सेकेंड के लिए ये बैकग्राउंड मालूम कर रहे थे। ये जो अब वो जो पहला ग्राफ शो कर रहा था वो उसके लिए ये टेबल ये है, उसका ये आप शो कर रहे हैं। ये टेबल आपका इस अगली ग्राफ की टेबल के साथ है, और इसका ग्राफ मैंने आपको पीछे शो कर दिया। इन्हीं इन्हीं को हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज करेंगे और उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ये प्लॉट करेंगे। ठीक है जी। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ये शो कर रहा है 110 काउंट्स के लिए, जो कि 100 के लिए, कि पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, ठीक है जी, तीसरी रीडिंग, ठीक होगा जी, एंड फोर्थ वन। ये आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से शो हो रही है। ठीक है जी। तो यहाँ से हम स्टैटिस्टिकली एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड। मीन हमने डिफाइन भी, मीन भी किया था, वेरियंस भी डिफाइन किया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफाइन किया था बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब इन पैरामीटर्स को अगर देखकर हम देखें तो हमारे पास मीन जो है वो 6.5 आता है जब हम 10 सेकंड का ड्यूरेशन रखते हैं, और वेरिएशन हमारा पास क्या आ रहा था, 6.53 आ रहा था, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, 2.52। बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रही है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम इसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट करें फॉर 100 सेकंड के लिए, तो आपका जो डेविएशन होगा, मीन वैल्यू होगी वो डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हम पीछे ग्राफ शो कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि अगर आप टाइम बार जो है, अगर हम 10 सेकंड का ड्यूरेशन रखेंगे बैकग्राउंड मेजरमेंट लेने के लिए, तो हमारे पास वेरिएंस ज़्यादा आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आएगा, एरर ज़्यादा आएगा। तो अगर हम टाइम बार 100 सेकंड रख रहे हैं, जो कि हम ग्राफिकली भी देख रहे हैं और टेबलेटेड फॉर्म में भी देख रहे हैं, तो हमारे पास जो है ये टेबल जो मेरे पास शो हो रहा है वो इसका नहीं है, टेबल वो इसका ही है। तो आपके पास जो वैल्यू है वो रिपीटेडली तकरीबन सेम आ रही है। तो इनका जो एवरेज वैल्यू होगी वो इनके करीब करीब होगी, और एज अ रिजल्ट इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वो कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको रैंडम एरर कम करना है, तो आपको टाइम बार जो है वो एक्सपेरिमेंट का बैकग्राउंड मेजरमेंट के केस में, और बैकग्राउंड के अलावा हम सोर्स से रीडिंग मेजरमेंट लेने के लिए हमें टाइम जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपका रैंडम एरर कम होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। This is the end of the today lecture.